वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अगर इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े मसले की बात की जाए, ये बात की जाए कि मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, तो बिलाशुबा वो माशी बेयकीनी होगा। अब अगर बात करें कि हुकूमत इसको किस तरह एड्रेस कर रही है, तो जब से हुकूमत ने मैंडेट संभाला है तो इसको वॉर फुटिंग पे हुकूमत ने एड्रेस करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए हैं जिसका हम ये कह सकते हैं कि सिमत का तयन हो गया है, बट अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। क्या सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं हो गया, बहुत कुछ और करने बाकी है। और सबसे जो बड़ी इशू इस वक्त हमारे सामने, सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने आ रहा है वो इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन का मसला है। किस तरह हमारा नौजवान, जो एक मुल्क जिसका कहा जाता है 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहां पर कैसे नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ के जाने के जो हैं वो रीजंस ढूंढ रहे हैं, मौके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हुकूमत के लिए बहुत सारे इशूज़ हैं जो एड्रेस करने हैं। हुकूमत कैसे इनको एड्रेस कर रही है, क्या उनका सिमत का तयन ठीक हो गया है या नहीं, और क्या क्या और किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट एंड CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, pleasure to have you here. Thank you for making time for us. अच्छा Zafar साहब, because there's a lot that we need to talk about, I'll delve right into it. मैं अगर देखूं, जब से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया है पिछले कोई 18-20 साल से, तो हमारे मसाइल वही हैं। हर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आती है वो वही बात करती है कि जी हमारे सफ़ेद हाथी हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनको हमने फिक्स करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट हमारी जो है बढ़नी चाहिए। फिर अनइवन टैक्सेशन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेंगे। बट आपको क्या लगता है जफर साहब, क्या हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, क्या वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि हम सही सिमत में जा नहीं पा रहे उस तरह? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया PTV का आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप बात कर रही हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि आपका जो सवाल है उसी के जवाब ये है कि जो इस तरह के प्रोग्राम आप कर रही हैं और आगे से लोग कर रहे हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज देखिए, जो गवर्नमेंट्स हैं वो आती हैं और जाती हैं, उनकी फॉर्म और शेप और शक्ल चेंज होती रहती है। सोसाइटीज़ जो होती हैं ना वो वैसी ही रहती हैं। और मेरे ख्याल से अब तक हमारे साथ जो होता रहा वो ये कि हमें एक मनोसलवा आता रहा जब भी कोई क्राइसिस हुआ, एंड पीपल टेंड टू रिएक्ट टू द क्राइसिस एंड ट्राई एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स जब सिचुएशन व्हेन द गोइंग इज नॉट दैट ग्रेट। और हमें हमेशा जब भी कुछ ऐसा हुआ तो कभी हमारे एक दोस्त मुल्क से पैसे आ गए, कभी हमें IMF ने सपोर्ट कर दिया, और IMF आता है तो फिर और रास्ते खुल जाते हैं। ये सारे वो, मैं इसको कहता हूँ, ये मनोसलवा है जिसकी वजह से हमने अपने आप को कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए हमारे मसाइल जो आपको पिछले 20, 25, 30 साल से नजर आ रहे हैं वो तकरीबन कंसिस्टेंटली वैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है बिकॉज हमने वो कभी एड्रेस करने की उन इश्यूज को कोशिश नहीं की। मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब कि अब जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें सोसाइटी ने ये रियलाइज कर लिया है कि यार कुछ 4, 5, 6 चीजें ऐसी हैं कि जो हमें अब हेड ऑन लेनी पड़ेंगी और उनको ठीक करना पड़ेगा। मेरा एक आर्टिकल भी है उसके ऊपर, चार्टर ऑफ सोसाइटी के नाम से, जो मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड और अब हमें वो मनोसलवा उस तरह अवेलेबल नहीं हो रहा, ना दोस्त मुल्कों से हो रहा है, ना IMF उतना आसान रह गया हमारे लिए जितना पहले होता था। अब वो जिस तरह की कंडीशंस हम पे डालते हैं वो मुश्किल हो गया है। चाहे वो चाइना है जिसकी अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, और उनका एक लार्जर प्रॉब्लम भी है बिकॉज उन पे एक बोझ पड़ गया है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई हैं ऑफ द ग्लोब। जिस तरह ही ये सऊदी जो सारा मामला रशिया का और यूक्रेन का हुआ है, उसके बाद से चाइना हैज बिकम द सेंटर ऑफ स्टेज ऑफ एवरीथिंग। तो उनकी अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी भी थोड़ी सी सफर कर रही है। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय अपने आप को ठीक करने के, और आई थिंक वो शायद झटके की हमें जरूरत थी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो गालिबन अब वो जंक्चर आ गया कि जहां पर हमें वो वी हैव टू खड़े होना पड़ा होगा, बुल बाय द हॉर्न्स। जी अच्छा, एक अब आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, क्वाज़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी सर्व की है, आपने नेशनल सेविंग्स में जो है यू प्लेड अ पिवटल रोल देयर। हैविंग सेड दैट, यू अंडरस्टैंड, आपने एक आपको अंडरस्टैंडिंग है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की। जब भी कोई हुकूमत आती है और वो ये कहती है कि हमने इनको जो है वो प्राइवेटाइज करना है, अंदर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। अब ऑफ कोर्स वन अंडरस्टैंड्स कि बहुत सारी जॉब्स हैं, देयर एट स्टेक, और बहुत सारे लोगों के जो हैं शायद वो बेरोजगार हो जाएं, उनके पास इसको, हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ब्लीडिंग लाइक नोबडीज बिजनेस। जी, सो
پر سے جو ایس او ای کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اس طرح آن بورڈ نہیں لے پائے ہیں جس طرح لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو الائن کرنا پڑتا ہے, کنونس کرنا پڑتا ہے, اور اسپیشلی اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کنونسنگ کرنے میں دقت نہیں ہوتی, دشواری نہیں ہوتی. میں اس کی کلاسک اگزامپل جو کوٹ کرتا ہوں اکثر وہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب گورنمنٹ نے ابھی کریک ڈاؤن کرنا تھا انلیگل ڈالر کی ٹریڈ کے اوپر اور ہنڈی حوالہ, جی حوالہ ہنڈی کا معاملہ, اور اس سے ہی لنک تھا دا اسمگلنگ کا معاملہ, تو انہوں نے کر لیا. بالکل. اور اس طرح یہاں پر بھی اگر آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو پہلے پی آئی جب پرائیویٹائز ہونے جاتا تھا تو بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس نظر آتی تھی اینڈ پیپل یوز ٹو بیک ڈاؤن. This time around, when the government has dissolved it and taken all the stakeholders on board, including the banks, I think the path has now become much easier to walk on than what it used to be in the past. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کمٹمنٹ ہے اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو آپ الائن کر لیتے ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک سوسائٹی میں ریئلائزیشن یہ ہے کہ یار اب یہ کوئی ایس او ای کی پرائیویٹائزیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو ایک وہ بھی ریزسٹنس آ گئی. تو اگر کوئی اندر سے ریزسٹ بھی کرتا ہے تو اس کو پوری سوسائٹی کی طرف سے اس قسم کا ریزسٹنس ملتا ہے کہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتا ہے, اینڈ دیر فار یو آر سیئنگ ناؤ مور palatability for taking different decisions like privatization of the SOEs. اچھا, اب ایک اور چیز جو میں نے جس طرح ان ایون ٹیکسیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی بھی چاہے میں ابھی اس وقت بات کروں, زیادہ انحصار جو ہے وہ مجھ جیسے ہماری جو ٹیم ہے, آپ جیسے لوگ, مطلب جن کی جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر زیادہ انحصار ہے. جو ریٹیلر ہے یا جو ایکسپورٹر ہے جو ڈالرز میں کما رہا ہے اس نے اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا سیلریڈ کلاس نے دیا ہے. جو ریٹیلر ہے اس نے آئی بلیو 80 بلین دیا ہے اور سیلریڈ کلاس نے اوور 250 بلین دیا ہے. سو ابھی بھی انحصار غلط اس پہ ہے. ہاؤ ڈو وی فکس دس, بیکاز جو ہم تاجر دو اسکیم لاتے ہیں وہ تو مطلب جو ٹال کلیمز سے اس کے پاس بھی کہیں نہیں ہے ابھی تک, تو what do we do, ادھر کیا کریں؟ جی دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کی تقریباً 52% آف دی اکانومی جو ہے اس کی کنٹریبیوشن تقریباً زیرو ہے ان دا ٹیکسیشن پیس. ٹو بی پریسائز از 2.6%. اینڈ دیز آر 3 سیکٹرز. ایک آپ نے بات کی ریٹیلر کی, دوسرا ایگریکلچر ہے اور تیسرا ریل اسٹیٹ ہے. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ڈپازٹس میں ہے وہ بھی کو 12-13% کے آس پاس ہے. سو دیر فور جب تک کہ آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو 48% آف دا اکانومی ٹیکس بوجھ اٹھائے 100% کا, لہٰذا ان کو بھی آنا پڑے گا اور ٹیکسیشن کو ایکویٹیبل ہونا پڑے گا. اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ٹیکسیشن کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہے نا, وہی بیسکلی تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسیشن شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ڈرائیور فار انویسٹمنٹ, not a tool for extracting money, and extracting money from those institutions which attract the most foreign investment, which attract the most local investment. اس پر جو فیوریٹ 2 فورن انویسٹرز کی انڈسٹریز ہیں وہ ایک بینکنگ ہے اور دوسری آئل اینڈ گیس ہے. بینکنگ اس وقت نمبر 1 ٹیکس پیئر ہے ان دا کنٹری, آئل اینڈ گیس نمبر 2 ٹیکس پیئر ہے ان دا کنٹری. تو جو بزنسز جن کو آپ کو ٹیکسیشن پہ زیادہ ریلیف دینی چاہیے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے, انسینٹیوائز کریں, ہم نے اس کو دوسری ڈائریکشن پہ چلا دیا ہے. اور جن سیکٹرز کو ہمیں لانے کی ضرورت ہے ٹیکسیشن کے ایمبٹ میں, اس کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے سائیڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں ماریا. اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ایک تو ٹیکسیشن کی طرف نہیں ہوتا, دوسرا ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی. جب ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ کے بہت سارے راستے بند ہو جاتے ہیں فائنینس اکٹھے کرنے کے. میرا بھی ایک آرٹیکل آ رہا ہے, اٹس کالڈ لیکنگ فاؤنٹین ہیڈ اینڈ ڈرائی پونڈ. تو اسینشلی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ کا فاؤنٹین ہیڈ جو ہے وہ لیکنگ ہے, وچ مینس کہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہی لیکنگ ہے, تو پونڈ تو آپ کا ڈرائی رہے گا, وہ کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. سو دیر فور ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے ڈاکیومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. پلس اس کے سائیڈ افیکٹس یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کل کو اگر آپ کوئی پالیسی لانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ باقی سیکٹرز کو بھی ہارنس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس ایک آؤٹ لیٹ رہتا ہے ٹو میک دیئر منی, بلیک منی وائٹ. یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے کہ یہ کیونکہ ٹیکسیشن ایمبٹ سے باہر ہے, تو یہ ایک
یہ ایک وائٹنر کا بھی رول پلے کرتے ہیں وچ از ویری ویری ہارمفل فار دی اکانومی. مجھے جو ابھی لیٹلی ایک تو بہت اچھا موو ہوا ہے کہ 1 جنوری کو ایگریکلچر ٹیکس جو ہے اس کا لا آ گیا. اب اس پہ ہم کتنے پیسے اکٹھے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں, ایگریکلچر کا تھوڑا سا معاملہ بھی ذرا اس وقت سخت ہے, تو ہم دیکھتے ہیں وہاں کتنے آتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی ایک گفتگو چل رہی ہے کہ ہمیں اس پہ, اور جو میری ریسنٹلی کچھ میں نے جو چیزیں ہماری کچھ ڈسکشنز ہوئے ہیں with some international financial institutions and local people as well, they're very much focused that they have to go after the retail sector, and on the retail sector they're essentially targeting that through the technology. So some infrastructure is being built, and then we will see some kind of movement there. They're still talking about, you know, getting something like 250 billion rupees in the next year, which I would assume is the year of 2025, یعنی کہ دسمبر تک نیکسٹ ایئر. اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے پیسے اکٹھے ہو پائیں گے. لیکن یہی جو ایک تفریق ہے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو آپ کو اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ وی شوڈ ڈو اوے ود دس, اینڈ مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے کہ میرے پاس آپشن ہے کہ اچھا اتنے کر لیں تو اتنے ہو جائیں. اچھا اس میں نا دیکھیے ڈاکٹر صاحب دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں, اور یہ جس طرح میں دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں کہ اگر سوسائٹی یہ بات کو مان لیتی ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی تو چیزیں پاتھ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. سو ابھی وہ آپ نے فائلر کا دیکھا, جی وہ فائلر نان فائلر کا تقریباً ڈسٹنکشن جو ہے ختم ہو گئی. دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوا ہے کہ اب فائنلی ہر گورنمنٹ نے سکسیسفلی پچھلے 20-25 سال میں اس پہ بات کی ہے, بٹ اس گورنمنٹ نے وہ کام کر دیا ہے, وہ یہ کہ انہوں نے پالیسی کو علیحدہ کر دیا ہے فرام دا کلیکشن پیس, اینڈ دیٹ ٹو مائی مائنڈ ہیز آلویز بین اے کائنڈ آف اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بٹوین دا ٹو, بیکاز پالیسی آپ اس طرح ڈرائیو کرتے تھے کہ وہ منی ایکسٹریکٹنگ پروپوزیشن کی طرف جاتا تھا رادر دین اٹریکٹنگ دا انویسٹمنٹس. تو یہ دو چار جو اس طرح کی ہماری ڈیجیٹائزیشن پہ بہت افیکٹولی بات ہو رہی ہے, ان سب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک بہتری کا امر نظر آئے گا, اور ٹیکسیشن کا پورا نظام کچھ بہتر. ایک اور جو ٹیکسیشن کا بہت میجر کنٹریبیوشن مطلب جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹیکسیشن کی طرف, وہ ہے آپ کا کسٹمز کا معاملہ. اچھا کسٹمز میں بھی جو ٹیرفس ہیں آپ کے وہ اتنے ہائی آپ کے ہیں. پاکستان is probably one of the highest average tariffs in the world, at least in the countries that we are competing against the export sector. اور یہ آپ کے پچھلے سوال سے بھی تھوڑا لنکڈ ہوتا ہے, وہ کو تقریباً 19.56% کے آس پاس ہے. ہمیں وہ ٹیرفس کو نیچے لے کے آنا, کم از کم 5% اس کو نیچے لے کے آنا. اگر ہم اس کو 5% نیچے لے کے آتے ہیں نا, تو جو آپ کی آج آپ نے بہت ساری انڈسٹریز کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے لوکلی, یعنی کہ آپ وہ لوکل انڈسٹری کے لیے تو لوکل پبلک کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی ہیں ایکسپورٹ سائڈ کے اوپر ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, بیکاز دے آر ریسٹنگ آن دا سبسڈی فرام دا گورنمنٹ. جب تک آپ اپنا پورا شفٹ نہیں لے کے آئیں گے فرام in the export sector, doing away from those industries which are protected by subsidies to the market driven factors, you will have a problem at hand on increasing the exports. اچھا ایک اور ایکسپورٹ سے جو بہت زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریجن میں بات کریں تو جیسے ابھی آپ نے ٹیرفس کی بات کی, ساتھ ہی ساتھ ہماری جو بجلی ہے وہ سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ایکسپورٹر سے اگر آپ بات کریں وہ کہتا ہے میں انڈیا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کروں, میں باقی ریجن کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کروں, میری بجلی جو ہے وہ اتنی. اب ہم نے دیکھا ہے ان دا لاسٹ مطلب اگر آپ لاسٹ 4-5 سال میں دیکھیں تو سولرائزیشن کا کانسیپٹ بہت زیادہ آیا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں بھی کوئی ایک, کیونکہ اب آ رہا ہے کہ جی اچھا اس کو جو ہے اس سے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا بھی جو ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ آ سکتا ہے, یا فار دیٹ میٹر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہوگا, بیکاز آپ کا جو کنزیومر سولر پہ نہیں ہے ہی ول انیویٹبلی پے دا کاسٹ. سو ہاؤ ڈو یو بیلنس دس آؤٹ؟ اچھا دیکھیے جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے اور جو ہمارا انرجی سیکٹر کا ایشو, ایک تو پہلے وہ جو آپ نے بات کی تھی نا اباؤٹ وی بینگ ہیونگ دی ایکسپینسو انرجی ان کمپیریزن ٹو دی ادرز, میں بائی دا وے بہت بڑا سپورٹر ہوں اور دائی ہوں of subsidies, but subsidies should be targeted, right, and subsidies should be time bound, so that we'll be able to gauge کہ ان کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے, and they should be performance driven. تو آپ ڈیلیور کریں آپ کو سبسڈی مل جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ادر وے راؤنڈ رکھیں. اور میں اس بات پہ بڑا, مجھے اس پہ بالکل ایمان میرا پکا ہے اس پہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو سبسڈی دینی چاہیے, اور اس میں جو پرائمری ریزن ہے وہ آپ نے ابھی آلریڈی بات کر دی, وہ
वो पावर सेक्टर का मामला है कि हमारी बिजली बड़ी महंगी है, उस पर हमें ज़रूर सब्सिडी देनी चाहिए, मगर इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन। होता ये है कि हम जब भी कभी स्कीम लेके आते हैं, और हमारे जो बर्स्ट एंड बूम साइकिल चलता है वो भी इसी वजह से चलता है कि जब हम जो है वो ओवर बोर्ड हो जाते हैं इन गिविंग सब्सिडीज, वो सस्टेनेबल नहीं रहती, नुकसान हो जाता है। क्लासिक एग्जांपल है इसके, जब हमने टर्फ किया था तो उसके अंदर हमने उसको एक्सपोर्ट फोकस नहीं रखा था, एंड नतीजा उसका ये हुआ कि सारा का सारा इम्पोर्ट की तरफ उसका रुझान हो गया। एक्सपोर्ट का जो सपोर्ट होनी बहुत कम रही, और आपके करंट अकाउंट के ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ गया बजाय इसके कि वो उसको रिलीफ देता। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट, वो ये है कि उसके सर्कुलर डेट के दो हिस्से, एक फ्लो है और दूसरा जो है वो स्टॉक है। पहले मैं स्टॉक का आपको बताता हूँ, इत्तेफाक से बड़ा करंट भी है इशू और बड़ा टॉपिकल है। अभी अभी हमारा डिस्कशन हुआ है विद द गवर्नमेंट। बैंक्स एज ऑलवेज, एज वी सपोर्टेड द गवर्नमेंट नॉट ओनली मीटिंग देयर फिस्कल डेफिसिट, जहाँ तकरीबन 100% जो है सपोर्ट वो बैंकों से आती है। अगर हम कल को अपनी प्लग पुल कर लें तो आप सोच सकती हैं कि लाइटें वाइटें सब बंद हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर पर कुछ नहीं होगा। सो तकरीबन 100% वहाँ आती है। टैक्सेशन पे मैंने आपको बताया 840 बिलियन के करीब जो है वो बैंक्स कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और इस तरह ही हमने पहले भी पीआईए की जो रिस्ट्रक्चरिंग थी उसको सपोर्ट किया था, और अब हम जो सर्कुलर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है उसको भी होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारा जो डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ हुआ वो ये हुआ कि जो स्टॉक है होता ही है कि आपके बिल के अंदर एक आता है डेट सर्विस सरचार्ज, जी बिल्कुल आता है, वो आज सिस्टम में चला जाता है, वो घूम के आता है। व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स अ वेरी गुड मूव कि वो उसको आइडेंटिफाइबल तरीके से सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की तरफ यूज कर रहे हैं। तो अगले 4 से 6 साल में वो जो डेट सर्विस सरचार्ज है उसमें जितने बाद में पैसे इकट्ठे होंगे वो सारा का सारा सर्कुलर डेट के स्टॉक को खत्म करने की तरफ जाएगा। ज़फर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना यास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं, पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद जफर मसूद साहब. और जफर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इसका सर्कुलर डेट का इशू है वो आप एक्सप्लेन कर थे प्लीज. जी, तो वो स्टॉक का जो मामला है जी. वो होपफुली अगले 4 से 6 साल के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा और उससे एक इमीडिएट रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमने ऑलरेडी फाइनेंस किया हुआ, उस पर ब्रेक मिल जाएगा बिकॉज रेट कम हो गए, और जो रिमेनिंग रह जाता है वो भी रिजॉल्व हो जाता है. और वो एक दफा रिजॉल्व हो गया तो ये डेट सर्विस सरचार्ज है वो गालिबन फिर या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा. इट्स अ मेजर रिलीफ. तो एक तो मैं गुड न्यूज बिल्कुल. दूसरा अच्छा सॉरी, जो हमारे इस वक्त सामीन हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आपने कहा गुड न्यूज आप दे रहे हैं, ये हम गुड न्यूज कब तक एक्सपेक्ट करें? आपकी अपनी एनालिसिस क्या है? ऑफ कोर्स यू नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जी, प्रिंसिपली तो हमारा काफी हद तक एक अग्रीमेंट हो गया है इसके ऊपर, बट आपको पता है वो चीजें जो है वो थोड़ा उसमें बहुत सारे रास्ते में चीजें आएंगी अभी. तो मुझे लगता है कि आई वुड सस्पेक्ट कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा. हमारा तो एम ये है कि इसको एज सून एज पॉसिबल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, बैंक्स ऑन बोर्ड हो जाए, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स हम इसको कुछ ना कुछ शेप में डाल दें. फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला होगा, वो जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कभी टाइम लग जाता है, बट रिजॉल्व ये है कि वी हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. जो दूसरा वाला मामला है वो है आपका फ्लो का मामला. फ्लो का मामला अब काफी हद तक अंडर कंट्रोल आ गया, और वो फ्लो के मामले के अंदर हमने एक तो प्राइसेस बढ़ाई हैं ताकि सर्कुलर डेट एमिनेट कहां से होता है? वो एमिनेट होता है जब डिफरेंस है बिटवीन व्हाट यू आर सेलिंग एट एंड व्हाट यू आर जनरेटिंग द थिंग, एंड इन द मिडल द वेस्टेज इज आल्सो देयर. तो वो एक तो प्राइसेस बढ़ाने से वो ठीक हो गया है. जो दूसरा मामला ठीक हुआ है वो ये ठीक हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसने अब ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक प्रोग्रेस कर रही है. एक एक्सपेक्टेशन ये कि अगली 4 डिस्कोस जो है वो बहुत जल्दी प्राइवेटाइज होंगी, और मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि हमें कंसेशन के थ्रू प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो उसके अंदर. और अब होता क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट का पूरा फ्लो था वो जनरेशन की तरफ जाया करता था, इसलिए हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी रिक्वायरमेंट कम है. अब वो जनरेशन जो है अगर वो जानी शुरू हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, स्पेशली प्राइवेटाइज्ड एंटिटीज के अंदर, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो जो लीकेज है वो भी खत्म हो जाएगी. तो दिस इज द सेकंड. बट इसमें एक चीज, एक तो लीकेज है, दूसरा हमारा जो निज़ाम एनटीडीसी का जो सिस्टम है वो इन इटसेल्फ इज वेरी इनएफिशिएंट. हमारी जो है वो निज़ाम फरसूदा हो गया है, पुराना है, कई जगह रिप्लेसमेंट की भी जरूरत है. जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं. ओके, आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, ओके. और जो अगला वाला मामला है ना वो जरा थोड़ा सा दुश्वार है. अच्छा, वो मामला है कलेक्शन का. आज जो लोग अपने बिल नहीं देते, राइट, उसमें जो पॉलिटिकल रिजॉल्व है ना, वो बड़ा नेसेसरी है. हमें नजर तो आ रहा है कि उस गवर्नमेंट उसके बारे में बहुत सीरियस है और उसके ऊपर काफी एक अग्रेसिव तरीके से वो चलना चाहती है आगे, मगर हमें अभी ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में चलता है. अगर वो भी हो जाता है तो फिर आपके जो अगली प्राइसेस हैं वो सब्सटेंशियली नीचे आ सकती हैं ऑफ पावर सेक्टर, एंड द रिलीफ शुड बी गिवन यू नो ऑफ कोर्स टू द कंज्यूमर, द एंड कंज्यूमर. अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, टू द इंडस्ट्री. ओके, कंज्यूमर कम्स लेटर. And I tell you, क्योंकि जितनी बिजली इस्तेमाल होगी आपका जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी. अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से जो है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आएगी और एक ओवरऑल. अब मैं आपको यहाँ क्लासिक एग्जांपल कोट करता हूँ ऑफ चाइना. चाइना में 1981 में दे हैड अ सिमिलर क्राइसिस एज वी आर फेसिंग. तो दे स्टार्टेड रैशनिंग द गैस एलोकेशन. और आप सोच सकते हैं कि बीजिंग की सर्दी के अंदर the gas used to be given to the industry first and later to the consumers, only because they knew that whatever 5-6 years that they will invest in, the industry will help in sustaining a life style for these people, which will be much longer and much more sustainable and persistent. अगर हम ये डाइवर्ट कर देंगे आज टू द कंज्यूमर, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, जो हमने पास्ट में भी किया. तो एज ए सोसाइटी भी हम सबको तैयार इस बात के लिए होना चाहिए कि हमें रिलीफ जो आएगी वो डाइवर्ट करनी है टूवर्ड्स द सेक्टर which will generate more employment for us and better economic prosperity. बिकॉज मेरा ख्याल है इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है हमारे लिए, जिससे काफी सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है वो इंटरट्वाइंड है. इवन अभी जैसे खैर हम उस तरह बात नहीं करेंगे, टेररिज्म का जो एक नासूर फिर से जो है सार उठा रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज आल्सो रिलेटेड टू आपकी मुल्क की इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ पे आपकी चीजें, तो खैर बहुत सारी चीजें से जो है रिलेटेड है. मूविंग ऑन, अब ऑब्वियसली जफर साहब सारी जो एम्प्लॉयमेंट है
या हुकूमत जो है वो सबको नौकरियां तो नहीं दे सकते. इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल. सो इन एनी डेवलपिंग नेशन SMEs जो हैं दे प्ले अ वेरी पिवटल रोल. आपको क्या लगता है यहाँ पे SMEs के लिए इंसेंटिवाइज किस तरह जो है वो चीज़ें की जा सकती हैं? बिकॉज ये तो हमारी जो SMEs हैं वो अक्सर कंप्लेन करती हुई नजर आती हैं कि सारी मराद जो है वो तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ले जाता है, हमें उस तरह नहीं मिलता. व्हाट कैन वी डू टू इंसेंटिवाइज थिंग्स फॉर देम? उनकी जो शिकायत है ना वो बेजा नहीं है, मगर जस्ट थोड़ा सा अगर कैंडिडली चीज़ों को देखें ना तो मारिया मेरे ख्याल से इतने इनोसेंट हमारे SME वाले भी नहीं हैं. जब आप टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, जब आप डॉक्यूमेंट अपने आप करने को तैयार रही है, तो फिर आपके पास भी कंप्लेंट करने का रीज़न बहुत कम है. तो पहले तो आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार हो कि आपने टैक्सेशन की तरफ पार्टिसिपेट करना है टू द एक्सटेंट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी. हम ये नहीं कह रहे आप उससे ज़्यादा दें, ठीक है, और आपको अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए. सही. हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, और इस मामले में जो है ना वो आपको इंटरम सिचुएशन में थोड़ी रिलीफ की ज़रूरत होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गवर्नमेंट के पास इतना लीवे अवेलेबल नहीं होता कि वो अलाउ कर दें फिजिकल साइड के ऊपर इस तरह की सपोर्ट के जो, तो आपको बहुत स्मार्टली प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर करना पड़ता है. 2015 में इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया था मुद्रा योगाना या योआना. ओके. सो दैट वाज एन SME का रिवाइवल प्रोग्राम. उसमें $35 बिलियन तो सिर्फ विमेन के पास गए. जो हमने प्रोग्राम अभी यहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब में नवाज साहिबा ने जो अभी प्रोग्राम अनाउंस किया, और रियली वो उन्होंने ड्राइव किया और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया उसको, वो प्रोग्राम जो है वो उससे बहुत ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड है. ओके. और बेटर कंसीव्ड है, और उसके अंदर जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा है देन व्हाट द इंडियाज प्रोग्राम हैड इनविजिज्ड. उस प्रोग्राम के अंदर हम 150 बिलियन रुपए जो है वो देने जा रहे हैं टू SMEs. और उसमें 3 कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं. एक S की कैटेगरी है जो 10 लाख रुपए तक क्लीन मिलेंगे. एक थोड़ा सा S से बड़ा है, M और S के दरमियान है, जिसमें 10 लाख से 50 लाख जो है वो लोगों को मिलेंगे फॉर विदाउट कोलैटरल एंड इंटरेस्ट फ्री. और जो 5 मिलियन से 30 मिलियन का कैटेगरी है उसमें आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, लेकिन वो भी इंटरेस्ट फ्री है. और उसके अंदर अगर आपने जो है वो परफॉर्मेंस दे दी नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, ग्रीन फील्ड के अंदर, तो फिर आपको एनर्जी पे रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट लगाने की 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद आपको 50 लाख रुपए तक का सोलर के ऊपर भी एक रिलीफ मिलेगा, जो टिपिकली 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए काफी है. राइट. तो इस तरह का जो प्रोग्राम कंसीव हुआ है, मेरे ख्याल से उससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा टू द यूथ, टू द SMEs, स्टार्टअप्स जो है हमारे. दिस विल गो अ लॉन्ग वे in terms of catering to the much needed sector which is SME. अच्छा, इसके साथ सॉरी, मैं आपको अगर मैं इससे ये क्योंकि रिलेटेड है, जो ये आपने 3 कैटेगरीज बताई हैं, इसमें गालिबन फीमेल्स के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स हैं. इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, मेरा ख्याल है तो वो जरा उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो हमने जरा थोड़ा सा रिलैक्स रखा हुआ है, और देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सॉर्ट ऑफ कोटा एज वेल. ओके. और द प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द विमेन. देखिए, हमारा विमेन का तो मामला ही बड़ा दुश्वार है ना. 50% हमारी खवातीन हैं, और 50 और उनकी पार्टिसिपेशन इन आवर वर्कफोर्स इज 39%. तो ये तो पैरिटी नहीं. और मैं आपको एक नंबर देता हूं डॉक्टर साहिबा के, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, कि जो एवरेज है 38% विमेन पार्टिसिपेशन ग्लोबली एवरेज, और हमारी तकरीबन 23% के आसपास है. अगर हम वो ब्रिज कर लेते हैं गया तो $30 बिलियन की हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट हैज टू बी केटर्ड टू, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी कमिटेड टू ब्रिंग मोर विमेन इनटू दिस. मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले इंटरनेशनल विमेंस डे का एक प्रोग्राम था, वहां से सीधा आ रहा हूँ. अच्छा. और वहां मैंने पूरा ये प्रोग्राम उनको बताया है, कुछ अपने कॉलीग्स को वहां छोड़ के आया हूँ कि आप इनसे बात करें और ये आपको हुकअप करेंगे. वो लेडीज थी वहाँ, 100 एंटरप्रेन्योर्स थी, उनको आप लेके आए और हम उनको सपोर्ट करेंगे. बैंक ऑफ पंजाब इस पे बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहा है. लास्ट ईयर में हमें बेस्ट बैंक
ऑन विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन का अवार्ड मिला है, जो हमारा सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। आपने आके पाकिस्तान खवातीन का जो इंक्लूजन है इन द बैंक वो बढ़ाई भी है जी आपने। बहुत ज्यादा, मेनी फोल्ड्स, और वो हमें अवार्ड मिला है विच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर अस, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड। वो हमें मिला है, और हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड जो है, बेस्ट बैंक ऑन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी अवार्ड दिया है। 24,000 लोन डिसबर्स हुए थे जनवरी 1 से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है। इन 2024 उसमें से 20,000 लोन जो थे वो खवातीन के वो बैंक ऑफ पंजाब ने अकेले दिए थे, बाकी बैंकों ने 4,000 दिए थे। और इसका जो बहुत बड़ा सेहरा, और मैंने जाके वो ट्रॉफी जो थी वो सीएम मरियम नवाज साहिबा को दी थी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सेहरा जो है वो उनके सर पे जाता है, क्योंकि उनकी स्कीम्स की वजह से हमें बहुत बूस्ट मिला इस मामले के अंदर कि हम इसको सपोर्ट कर सकें। एसएमई में 2 चीजें मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ही उम्दा स्कीम लेके आया, जहां पर उनके पास क्योंकि फिस्कल साइड पे उस तरह की लीवे अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने जो है फर्स्ट लॉस के तौर पे एसएमईज के अंदर हमें कहा है कि आप एसएमईज में लैंड करें, और जो आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा होगा, पहले 10% या 20%, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बियर करेगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। तो उससे भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि एक बढ़ावा होगा इन दी एसएमई सेक्टर। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो रहा है वो ये कि आप देख रही होंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो समीडा को बहुत एक जान देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसको जरा थोड़ा टीका लगा रहे हैं कि भाई अब तुम उठो और चलो आगे, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, मैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूं, वहां पर हम इकोसिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 4, 5, 6 बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। एक इनिशिएटिव जो है उस पर तो हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, एक आज मैं सुबह उसकी मीटिंग करके आ रहा हूं। एक जो शुरू किया है वो तो हमने ये है एसएमई परसेप्शन इंडेक्स बनाना, यानी कि हर सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर में क्या रिस्क हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि बैंक्स के लिए उनको लेंड करना और टारगेट करना आसान हो जाए। और दूसरा हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं, जहां पर बैंक्स आपस पे और होपफुली एट द लेटर स्टेज with the power companies and with telcos and all, they will have a data exchange arrangement। क्योंकि होता क्या है कि जो businesses आज नहीं हैं in the documented sector, उसमें proxy data आपको मिलता है। कहीं ना कहीं तो वो कर रहे हैं, कहीं उनका अपनी दुकान का एक साइज है तो लैंड उनके पास है, आप उससे असेसमेंट कर सकते हैं। कहीं वो बिजली का बिल कितना दे रहे हैं, वहां से कितना उनका फोन का बिल आ रहा है। ये सब चीजों को जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो हमें, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक एलिमेंट है जहां से हमें पता लग सकता है कि इसका टर्नओवर कितना है। तो ये सब वो इकोसिस्टम जो पिछले कई सालों से पेंडिंग था, जो आपका पहला सवाल था, अब वो हम फोर्स कर किया गया है, हमें हम हो गए हैं फोर्स टू मूव इन दिस। बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ is now taking this as a mission to create that ecosystem for the future। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं जब आपको चीजें बता रहा हूँ ना, इनमें 2-3 साल जरूर लगेंगे, मगर आपको समरात इसके बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इससे बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली जो खवातीन हमें देख रही हैं, एंड ऑफ कोर्स आजकल जो जिस तरह मुल्क के हालात हैं, जिस तरह आपने भी बात की अभी, कि वो टाइम नहीं है कि एक बंदा कमाता था और 6-7 की फैमिली बैठ के जो है वो खाती थी। विमेन हैव टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। हैविंग सेड दैट, क्या आपके बैंक्स ने, जिस तरह अभी आपने कहा प्रोग्राम से आ रहे हैं, फिर आपने उनको एंगेज किया है एंटरप्रेन्योर्स को, कोई इस तरह का सिस्टम है कि खवातीन जो कुछ करना चाहती हैं बट समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरह वो क्या करें, किस तरह को? अच्छा, अब होता क्या है कि इसके 2-3 अवामिल है। ठीक है। एक तो ये है कि एक कुछ हमारे सोसाइटल इश्यूज है, तो एक तो मुझे लगता है कि वो भी जो मैंने आपसे बार बार मैं चार्टर सोसाइटी की बात, आई थिंक रियलाइजेशन जिस तरह आप फरमा रही हैं, वो रियलाइजेशन है कि सबने कमाना है और आगे चलना है। तो अब वो ज्यादा एक अलाउंस मिल गया है टू गो एंड वर्क एंड सर्च फॉर इट। चैलेंज वहां आ जाता है कि जहां पर सेकंड पार्ट है, चैलेंज वहां आ जाता है कि जहां पर पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उनकी ट्रेनिंग हो। हमारा जो इस वक्त फाइनेंशियल इंक्लूजन है की ट्रेनिंग का मामला है, फाइनेंशियली ट्रेंड हमारे लोग 23% है, जबकि दुनिया की एवरेज जो है 50% है। सो देयरफॉर होता क्या है कि आपको एक तो उनको हमें ट्रेन करना है, तो एक उस वर्टिकल को हमें आगे लेके चलना मिलेगा, और टेक्नोलॉजी इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो इंडिया और कीनिया है, कि जहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को यूज किया फॉर विमेन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा मामला ये आ जाता है कि जहां पर फिर उनको आपको एक एडवाइजरी ऑफर करनी पड़ती है।
ہم نے آسان کاروبار جو فائنینسنگ کا پروگرام ہے سی ایم صاحبہ کا, اس کے اندر ایک ایلیمنٹ بلٹ ان کیا ہے کہ جہاں پر پسک جو پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہے, وہاں ایک ایڈوائزری یونٹ ہے جس سے آپ ریزورٹ کر سکتے ہیں. سمیڈا ہے, اس کی فیزیبلٹیز موجود ہے, آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اینڈ دین ایکسیسنگ دیٹ there will be some kind of hand holding which will come your way to develop that business model for you. بٹ ظفر صاحب دیکھیں, جہاں ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, بڑے شہر ہیں, وہاں پہ شاید یہ ایکسیس ایزی ہوگی. جو ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات میں کوئی خاتون بیٹھی ہے جس کے پاس شاید ایکسیس ٹو اسمارٹ فون بھی نہیں ہو, کیا کریں, کیسے کریں؟ دیکھیے وہاں پر جو نیچر آف بزنس ہے نا وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پر نیچر آف بزنس اگر آپ دیکھیں گی وہ, اور اس وقت سب سے بڑی جو پاپولیشن ہے ویمن, وہ ورک فورس وہ ہے ہی ایگریکلچر کے اندر, تو وہاں پر ایگریکلچر کا معاملہ آ جاتا ہے. دین دا ایکسیسیبلٹی اینڈ آفرنگ از ویری ڈفرینٹ. اس کے معاملے میں بھی کوئی 3 پروگرام ہیں جو ابھی بڑے ہمارے تگڑے چل رہے ہیں, جس میں ایک کسان کارڈ ہے جس میں ہم نے جو ہے تقریباً 5.5 لاکھ کسانوں کو شامل کیا ہے, اور اس میں جو فرسٹ ٹائمر خواتین ہیں وہ 18,000 آئی ہیں. لائف سٹاک کا پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے جو ایونچولی 40,000 کسانوں کو ہم نے اس کے اندر لے کے آنا ہے. اور اس کے اندر بھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کچھ نہیں تو although ہماری تو انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ 50% کم از کم خواتین ہوں, بٹ آئی وڈ سسپیکٹ کہ 30-35% ول بی ویمن. اینڈ دین دا تھرڈ ون وہ تو ہے ہی ویمن کے لیے, وہ سدرن پنجاب کے اندر یہ یو کے ایڈ کا پروگرام تھا جس کو اب گورنمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا. اس کو ایسے ٹرانسفر کہتے تھے, وہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے سی ایم پنجاب مویشی پال لائف سٹاک کارڈ. اس میں ہم نے کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ سنگل ویمن کو جو ہے وہ جو کمانے کے قابل ہیں ان کو ایک اینیمل دیتی, گائے دیتی ہے, اور ہم بینک آف پنجاب اپنے پاس سے 3 مہینے کا جو ان کا ونڈا خریدنے کا, چارہ خریدنے کا سپورٹ ہے وہ دیتے ہیں تھرو اے کارڈ. وہ کارڈ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولیں گی تو وہ یہ 5,500 ویمن ہیں ان سدرن پنجاب, وہ اکاؤنٹ کھولیں گی تو پھر وہ بینک کو یوز کرنا شروع کریں گی, ان کی ایک ٹرینڈ بنے گا. 3 مہینے کے ان کو ایک سائیکل کی سپورٹ تھی وہ آ گئی ہے, اس کے بعد سے ان کا ایک پورا سلسلہ چلنا چلے گا. اور وہ ایس ایم ای کی حد تک میں آپ سے اور چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آخری ورٹیکل رہ جاتا ہے ادر دین ایڈوائزری, وہ رہ جاتا ہے ایکسیس ٹو کیپٹل. اور وہ جو یہ گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں نا اس کے تحت اس وقت موجود ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ایک بہت اچھی اسکیم ہے جس میں بینک آف پنجاب از نمبر 1 بائی دا وے, وہ ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون. اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, اور یہ سب کا سب جو ہے is available online, you can access everything. Now because we're moving towards the end of the program, باتیں اتنی ہوئی, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. لاسٹ 2 things, یہ آپ نے کیپٹل کی بھی بات کی ابھی کہ کیپٹل اویلیبل ہے. سب سے بڑا جو یہاں پہ الزام لگتا ہے یا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے کہاں ملنا ہے, ایسے سفارش سے ملے گا. آپ کو پتا ہے دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ وی ہیو, اینڈ غلط بھی نہیں ہے ٹو این ایکسٹینٹ. ایک ہمیں اگر دیکھا جائے تو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح. میرٹ اور بینک کی سیکیورٹی کس طرح آپ جو ہے وہ انشور کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ جو ایک پورا ایک آئیڈیا تھا نا, جو فنڈامنٹل شفٹ آیا ہے وہ کہاں آیا؟ فنڈامنٹل شفٹ یہ آیا کہ پہلے پروگرام کا جو ڈیزائن ہوتا تھا وہ گورنمنٹ بناتی تھی اور بینکوں کو دے دیا جاتا تھا کہ یہ ڈیزائن آپ کو بنا دیا, امپلیمنٹ کریں, اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور وہیں پر ہی دشواریاں آتی تھی, یا تو بینکس لینڈ نہیں کرتے تھے اس پروگرام کے اندر کیونکہ وہ لینڈیبلٹی نہیں ہوتی تھی, یا لینڈ کرتے تھے تو ڈیفالٹ ہو جاتا تھا. یہ پچھلے کچھ 10-15 سال میں اس کا بھی بہت بڑا سیرا جو ہے اب ہمارے ایگزسٹنگ پرائم منسٹر صاحب جب اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے جو پنجاب میں انگیجمنٹ کیا اس میں انہوں نے سارے بینکوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. ان کے 2 بڑے سٹار پروگرام تھے, ایک تھا گرین کیب اسکیم جس میں وہ یہ جو ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں وہ دیا کرتے تھے اور بزنس پرپس سے, وہ بینک آف پنجاب نے اکیلے کیا تھا. 40 ارب روپے ہم نے دیے تھے, ایک پیسہ واپس آ گیا, 99.3% ریکوری ہے. بریلینٹ. اور جو دوسرا پروگرام تھا وہ تھا ای کسان پروگرام. وہ ای کسان پروگرام یہ تھا کہ ہم مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے تھرو لینڈ کرتے تھے. اس کے اندر ہمارے علاوہ نیشنل بینک بھی تھا, اس کے اندر تعمیر مائکرو فائنانس بینک بھی تھا, اس میں اور بھی بینکس موجود تھے. انہوں نے سب نے رسک لیا تھا, اور وہاں بھی ایگزیکٹلی وہاں تو 100% پیسے واپس آ گئے. مائکرو فائنانس نے کچھ تھوڑا سا اس میں 1-2% کا لاس لیا, بٹ جہاں آپ بینکوں کو انوالو کر کے فیسلٹی کا اسٹرکچر بناتے ہیں وہاں پر اس کا اپ ٹیک بھی بہتر ہوتا ہے
और डिफॉल्ट का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, और ये ट्रेंड जो है ये काफ़ी हद तक अब जान पकड़ गया है। चलें जफर साहब, ये तो हमें सेगमेंट, ये प्रोग्राम जो है आज का तो क्लोज करना पड़ेगा। देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो मेरा ख्याल है कोई सीरीज हमें करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। बट थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर आवर प्रोग्राम, एंड वी होप कि आज हमने वो इश्यूज टच किए हैं जो मेरा ख्याल है इस मुल्क के लिए बहुत वाइटल हैं, जिसमें यूथ एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। जफर साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं, आगे भी जाके हम इन पे प्रोग्राम्स करेंगे, किस तरह आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, दैट एंड मच मोर फॉलोइंग इन आवर जो अगले प्रोग्राम्स होंगे उनमें करेंगे। प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस जफर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त